हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बायोलॉजी सेक्शन के क्लास 12th में चैप्टर हमारा जो 6 चल रहा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस सीरीज़ में आपका एक और वीडियो है। इसके पहले हमने जेनेटिक मटेरियल डीएनए की बात की थी। अब हम इसमें बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ठीक है, आपको पता है कि दोनों ही एज ए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरियर के रूप में काम करते हैं। तो डीएनए भी करता है, आरएनए भी करता है। लेकिन बात जब आती है कि सबसे पहले कौन कर रहा कैरियर की तरह कौन काम किया, तो वो नाम निकल के आता है आरएनए का। ठीक है, क्योंकि तब उस समय डीएनए एग्जिस्ट ही नहीं करता था जब ये एज ए जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है। अभी भी करता है ना। लेकिन अब चूँकि डीएनए को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इस वजह से में भी इसको उतना नहीं मिलता कि 100% ये कैरियर है। 100% कैरियर तो डीएनए को माना जाता है, राइट। तो आज हम बात करेंगे इसी आरएनए के बारे में और ये किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आरएनए मिलेगा कहाँ, आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा। ईच एंड एवरी सेल्स में। आपको पता होगा कि सेल ऑर्गेनल्स के अंदर एक ऑर्गेनल्स होता है साइटोप्लाज्म। ये वही साइटोप्लाज्म में क्या करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। और जब इसे डीएनए क्या करता है, इसे ऑर्डर देता है कि आप इंफॉर्मेशन आपको लेके आना है। ठीक है ना। किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा? आरएनए, राइट। तो इसी की हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है, कैरियर की तरह काम करता है। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको आइडिया हो गया कि पाया कहाँ जाएगा, है ना। ये बात आपको ध्यान रखिएगा, राइट। अब इसके बाद आगे बात करते थोड़ा सा, इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए, डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या है। डीएनए में आप देखोगे तो उसमें जो आप पेंटोज देखते हो ना, तो कार्बन नंबर सेकंड पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन कम होता है। और आरएनए में क्या होता है, वहाँ पे प्रॉपर वे पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बन नंबर सेकंड पे। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कहाँ पे होगा कार्बन नंबर, तो दैट मीन्स अगर ये पेंटोस है तो पेंटोस का ये जो कार्बन नंबर है ना, फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे ये चूँकि आरएनए है, राइबोज है, तो राइबोज में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन जब आप यही चीज़ डीएनए की बात करो तो एक हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन गायब है, कम है, नहीं है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको डीएनए आरएनए में, और एक और बेस पेयर में भी डिफरेंस होता है कि डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, डीएनए आरएनए में डिफरेंस। हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल आरएनए की। अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए की बात करें तो आपको पता होगा कि एक थ्योरी आई, एक कंसेप्ट आया, उसे बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। उसके अकॉर्डिंग एक साइंटिस्ट थे, वॉल्टर गिलबर्ट। वॉल्टर गिलबर्ट, ठीक है ना। कौन थे? वॉल्टर गिलबर्ट। इन 1986 में इन्होंने एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया, क्या बताया कि आरएनए क्या है, कभी न कभी एंशियंट टाइम में, प्रिमिटिव टाइम में ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, एज ए कैरियर काम करता रहा होगा, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का एक सेल से दूसरे सेल। अब चूँकि सेल में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब मोस्टली ये तो यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो वो वायरस में तो पाया जाता है। चूँकि वायरस क्या है, अगर बॉडी के अंदर है तो वो सेल है, बॉडी के बाहर है तो एक तरीके से नॉन सेलुलर है। तो इसीलिए हम उसको मानते नहीं। और चूँकि ये एग्जिस्ट उसी के अंदर करता है ना। बैक्टीरियम तो करता नहीं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, राइट। तो जब ये एग्जिस्ट करता था तो उस समय ऐसा कोई रोल नहीं था, है ना। इसका एज ए जेनेटिक मटेरियल तो था, लेकिन नॉन सेलुलर बॉडी में था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, राइट। अब अगर इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है दुनिया में आने वाला पहला, और कौन से वायरस में पाया जाता है? रेट्रो वायरस। ठीक है, रेट्रो मतलब पुराने वायरस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि आरएनए स्टोर्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड कैटलाइज्ड रिएक्शन इन द प्रिमिटिव सेल्स। ठीक है ना, एंड केमिकली अनस्टेबल। अब देखिए, जो रिएक्ट कर लेगा किसी भी सेल के साथ मिल करके, किसी भी जेनेटिक मटेरियल के साथ, तो वो स्टेबल कैसे होगा? जबकि डीएनए क्या है? डबल स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से डीएनए क्या है? स्टेबल है ना। जबकि आरएनए क्या है आपका? सिंगल स्टैंड है, इस वजह से ये स्टेबल नहीं है। इसको जैसे ही अपोजिट वाला बेस पेयर मिला तो ये उसके साथ क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है ना। तो इसीलिए हम इसे जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते, क्योंकि एक जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे को इंटरसेप्ट ना करे। ठीक है ना, क्लियर है, एक दूसरे को इंटरेक्ट ना करे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके एक सेल से दूसरे सेल, एक जेनेटिक ऑर्गन से दूसरे जेनेटिक ऑर्गन में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा।
और ये प्रिमिटिव मतलब पुरानी स्पीसीज में पाया जाता है। केमिकली क्या है, अनस्टेबल है। केमिकली मतलब यही बेस पेयर में ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब स्टेबल नहीं हो सकता, ये फोल्ड हो जाता है, राइट। दूसरे इसमें अगर हम देखें एक पॉइंट और है कि हम इसे क्यों बोलते हैं कि भाई जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट आरएनए आया होगा, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जब पहली बार सेल वगैरह आए होंगे या नॉन सेलुलर बॉडी भी आई होगी, तो उस समय कहीं ना कहीं तीन चीज़ें तो जरूर रही होगी, मेटाबॉलिक, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, है ना। ये प्रोसेस तो उस समय हो रही होगी, क्योंकि खाना खाओगे तो डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा। साथ ही साथ अगर बात करेंगे ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें भी आपका प्रोटीन बन रहा होगा। इसके बाद स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग कह सकते हैं इसको, तो कहीं ना कहीं उस समय एमआरएनए स्ट्रैंड से एक्सॉन इंट्रॉन को रिमूव किया गया होगा, तभी प्रोटीन बनी होगी। तो कहीं ना कहीं आरएनए का उस समय रोल रहा होगा, तभी ऐसी सारी प्रोसेस हो रही थी, ठीक है ना। तो रिसर्चर्स एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इनफ एविडेंस दैट एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना। कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस, इन तीन लाइफ प्रोसेस में ऑलरेडी आरएनए का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी को, कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती हैं। तो पहला है जैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है, एक डीएनए से दो डीएनए बनता है, तो कहीं ना कहीं जब दूसरी सेल बनी होगी एक सेल से, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल भी डुप्लीकेट हुआ होगा। तो आरएनए कैन रेप्लिकेट, मतलब एक से दो आरएनए ये बना होगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, इट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एज इन सम वायरस। आपको पता है कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल आपको आरएनए, वो भी प्रिमिटिव वायरस में मिलेगा, एंशिएंट वायरस में आपको बहुत कम मिलता है, ठीक है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। तीसरा क्या है, आरएनए कैन एक्ट एज अ कैटालिटिक। ये किसी की भी बॉडी में अगर एंटर करता है तो वहाँ से तुरंत रिएक्शन कर लेता है ना, और उसको हॉस्टाइल कर लेता है। तो कहीं ना कहीं क्या ये स्टेबल नहीं है, तभी दूसरे के जेनेटिक मटेरियल में इंटरसेप्ट करता है, हेर फेर करता है ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं गिलबर्ट के द्वारा दिए गई हाइपोथेसिस, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस से उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। इसके बाद कंपोजिशन की बात करें तो जो डीएनए में कंपोजिशन वही आरएनए में, बस आपको बेसिक डिफरेंस जो है उसकी बात कर लेंगे। पेंटोस होगा नाइट्रोजन बेसिस होगा, फास्फोरिक एसिड होगा। पेंटोस का काम आपको पता है कि इसका काम क्या है, ये इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम बैकबोन ऑफ डीएनए या आरएनए बोलते हैं। दूसरा नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं एक तरीके से, नाइट्रोजन बेसिस को, ये एक तरीके से नाइट्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है जो कि क्या करता है, डीएनए का बैकबोन बनाता है, ठीक है ना। क्लियर, इसे भी बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं। इसके बाद क्या है, बैकबोन इसको नहीं बोलते, नेक्स्ट फास्फोरिक एसिड को बोलेंगे, पेंटोस को और फास्फोरिक एसिड को। अब तीसरा आता है फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड को क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं। ये फॉस्फेट या फास्फोरस से बना हुआ कंपाउंड है, राइट। तो तीन चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसमें पेंटोस में दो टाइप के पेंटोस आपको पता होगा, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। तो हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये डीएनए में पाया जाता है और ये आरएनए में पाया जाता है, राइट। तो ये डायग्राम आपका राइबोज का, ये डीऑक्सी राइबोज का। तो राइबोज का फार्मूला अगर देखेंगे तो क्या होगा, C5H10O5, राइट। और स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। ये आपका डीएनए का, तो इसको आप छोड़ दो। फिर बेस पेयर की बात करते हो तो बेस पेयर दो टाइप का, प्यूरिन और पायरिमिडिन, राइट। प्यूरिन की अगर बात करेंगे तो क्या है आपका, प्यूरिन की अगर बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्यूरिन में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। पायरिमिडिन में क्या होगा, अब चूंकि ये आरएनए है तो यहाँ पे साइटोसिन और यूरेसिल होगा, यहाँ पे थायमीन नहीं होगा, जबकि डीएनए में थायमीन था, यूरेसिल नहीं था। तो यहाँ पे प्यूरिन में, पायरिमिडिन में क्या होगा, अब तीन हमने इसमें मेंशन कर रखा है, आपको ये हटाना पड़ेगा, कौन सा, थायमीन। थायमीन हटा दीजिए तो कौन कौन सा, साइटोसिन और यूरेसिल, इन्हीं दो की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फास्फोरिक एसिड का फार्मूला सहित स्ट्रक्चर भी दिया हुआ, तो इतना आपको ध्यान रखनी है, राइट। क्लियर। अब हम इनके बाइंडिंग की बात करेंगे। तो दो चीज़ आपको इसमें भी ध्यान रखना है, जो हम उसमें बात किया था, क्या बात किया था कि आपको पता होगा कि अगर हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियोसाइड की, तो हमने आपको बोला था पेंटोस शुगर जब किसके साथ बाइंड होता है, पेंटोस शुगर जब आपके बेस पेयर के साथ बाइंड होता है तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, और न्यूक्लियोसाइड जब फास्फोरिक एसिड के साथ बाइंड करता है तो क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। मतलब पेंटोस, नाइट्रोजनस बेसिस, फास्फोरिक एसिड, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक तरीके से ये बनाते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड, यही पेंटोस, बेस पेयर, फास्फोरिक एसिड, यही जब कई मल्टीपल बना लेते हैं, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो वो किस में चला जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड क्या मिलके बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। आई होप कि कंपोजिशन आपको समझ में होगा।
अब आगे बात करते चलिए डीएनए के स्ट्रक्चर की, फिर टाइप्स की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो सेम डीएनए जैसा ही ये भी होता है, बस थोड़ा बेसिक डिफरेंस आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। देखिए वही पेंटोस दिख रहा है, ये सारे पेंटोस वही होंगे, राइट। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ी मैंने मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा रहेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरे रहेंगे, राइट। क्योंकि ये चूंकि क्या है, ये है आपका आरएनए, डीएनए नहीं है, राइट। और क्या क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं, यहाँ पे थायमिन की जगह हमने यूरेसिल लगा दिया, राइट। तो यहाँ पे देखिए पेंटोस शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से किससे जुड़ा होता है, एडेनिन से। पेंटोस शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ग्वानिन जुड़ा होता है। पेंटोस शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से साइटोसिन जुड़ा होता है। पेंटोस शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से किससे जुड़ा होता है, यूरेसिल, राइट। तो आई होप ये थोड़ा सा आइडिया होगा। अब नीचे देखिए, फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से पेंटोस से जुड़ा है। फॉस्फोरिक एसिड पेंटोस से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा है। पेंटोस फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा है। पेंटोस फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा है। पेंटोस फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हो। अब ये तो आइडिया हो गया आपका कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, राइट। अब हमें ये देखना है कि किन किन कार्बन किन किन नाइट्रोजन नंबर से। अगर हम इसकी बात करेंगे बेस पेयर और पेंटोस की, बेस पेयर और पेंटोस की, तो ध्यान रखिएगा प्यूरिन, प्यूरिन मतलब एडेनिन और ग्वानिन, ये जुड़ते हैं कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 9। देख लीजिए एज एविडेंस, कार्बन नंबर फर्स्ट सॉरी, कार्बन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन नंबर 9, कार्बन नंबर फर्स्ट, नाइट्रोजन नंबर 9। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये चूंकि क्या है, पायरिमिडीन है, इसमें नंबरिंग नहीं हुई क्या, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। देखिए अब इसमें अगर देखेंगे तो चूंकि ये क्या है, ये पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन मतलब साइटोसिन और यूरेसिल। तो पायरिमिडीन में 1 और 1, ये देखिए 1 है और ये थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, 1 से काउंटिंग होगी, ठीक है। इसकी काउंटिंग हम किससे कर देते हैं, चूंकि यहाँ पे सिंगल स्टैंड है, तो सिंगल स्टैंड है तो इसकी काउंटिंग हम सीधा कर देते हैं, सिंगल होगा ना, इसकी काउंटिंग हम यहाँ से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है, राइट। क्लियर है, ये है ना, क्लियर है। मतलब जहां से बाइंड होगा आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 और 1, 1 और 1 ग्लाइकोसिडिक, कार्बन का भी 1, नाइट्रोजन का भी 1, राइट। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद इसकी अगर बात करेंगे तो ये भी 1 और 1, मतलब कि पेंटोस का भी 1 और इधर यूरेसिल का भी 1। इस तरीके से आपका बॉन्डिंग करते। अब बात आती फास्फोरिक एसिड की। फास्फोरिक एसिड कैसे बॉन्डिंग करते, तो फास्फोरिक एसिड ऊपर की तरफ कार्बन नंबर 5 से और नीचे की तरफ कार्बन नंबर 3 से। ये देखिए कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, फिर नीचे आ जाओ, नीचे कार्बन नंबर किससे, ये कार्बन नंबर 5 और नीचे कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3। इस तरीके से ये क्या करते हैं, ज्वाइंट होते। अब ये एक पेंटोस का दूसरे पेंटोस से जोड़ता है, या कह सकते हैं कि एक पेंटोस 2 फास्फोरिक एसिड को जोड़ता है, इसलिए दोनों को बैकबोन ऑफ द डीएनए या आरएनए बोला जाता है। किसको, फास्फोरिक एसिड और पेंटोस को। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा इतना। यहाँ बाइंड होते तो फास्फोडाइस्टर, यहाँ बाइंड होते तो ग्लाइकोसिडिक, अगर कहीं यहाँ बाइंड होते तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इतनी थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखिएगा, राइट। अब अगर आगे बात करें, है ना, क्या आगे अगर बात करें तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये और ये मतलब बेस पेयर, पेंटोस और फास्फोरिक एसिड। अगर हम इसकी बात करें, पेंटोस और बेस पेयर, पेंटोस और बेस पेयर ये होते हैं ग्लाइकोसिडिक, सॉरी न्यूक्लियोसाइड। और पेंटोस बेस पेयर और फास्फोरिक एसिड ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये और ये मिलेंगे तो क्या, न्यूक्लियोसाइड। पेंटोस और बेस पेयर, पेंटोस बेस पेयर और फास्फोरिक एसिड, ये तीनों मिला के क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो ध्यान रखिएगा, मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। 1 2 ये 3 और ये 4, तो 4 न्यूक्लियोटाइड है, मतलब ये क्या बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
आई होप कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया हो। ठीक है, क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आरएनए की टाइप्स की। तो टाइप्स में अगर बात करेंगे तो 3 टाइप का आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल का 80% पार्ट कंटेन करता है। दूसरा होता है उसके अलावा और अगर इसमें बात करेंगे राइबोसोम्स को, तो ये प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स के पार्टिकल्स को क्या करता है, कंटेन करके रखता है ना, जिसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। दूसरा होता है आपका एमआरएनए। अगर एमआरएनए की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, है ना, क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। इसमें जेनेटिक मटेरियल का कितने परसेंट लगभग रहेगा, 3 से 5 या 3.5%, 3.5% होता है, ठीक है ना, पूरे जेनेटिक मटेरियल का, है ना, जेनेटिक मटेरियल आरएनए का, राइट। अगर हम बात करें मैसेंजर आरएनए का, इसका काम क्या है, तो आपको पता है कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है साइटोप्लाज्म से ये ट्रांसफर करता है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, ताकि डीएनए रेप्लिकेशन हो पाए। और इसी मैसेंजर आरएनए को बनाने के लिए डीएनए की हमें ज़रूरत पड़ती है, और उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। मतलब जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो एक तो एमआरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड करने में हेल्प करता है, दूसरा इन्फॉर्मेशन को ले जाने में, इसका नाम ही है मैसेज करना। हालांकि ले तो टीआरएनए जाएगा, लेकिन मैसेज करने का काम किसका है, एमआरएनए का, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्लियर। ये किस में रोल प्ले करता है, ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है ना, और प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टीआरएनए। टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का मतलब काम क्या है, जो इसने मैसेज किया है, क्या मैसेज किया कि भाई राइबोसोमल आ रहा है, प्रोटीन वगैरह लेके, राइबोसोम्स के पार्टिकल लेके आ रहा है, ये उसको क्या करेगा, ले जाने में हेल्प करेगा। मैसेज इसने कर दिया, ले जाने में हेल्प कौन कर रहा है, टीआरएनए, ठीक है। इसे 2-3 नाम से जानते हैं, इसे सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे और क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर, एडॉप्टर आरएनए, ठीक है ना, 2-3 नाम, सॉल्युबल आरएनए, एक्सेप्टर आरएनए और एडॉप्टर आरएनए, क्लियर, ये 2 नाम। इसका एक और काम है, जब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा तो उस समय क्या करेगा, आपको पता होगा कि अमाइनो एसिड को ले जाने के लिए अमाइनो एसाइल टी आरएनए की जरूरत पड़ती है। मतलब जब तक टी अमाइनो एसिड से बाइंड नहीं करेगा तब तक ध्यान रखिएगा ये एक्टिवेट नहीं होगा अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए। इसका मतलब टीआरएनए जाके बाइंड होगा और उसे एक्टिवेट करके अमाइनो एसाइल टीआरएनए बनाता है, जो कि यहाँ आप देख रहे हो लिखा हुआ अमाइनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट बनाता है, राइट। टोटल आरएनए का कितने परसेंट होता है, 15%, क्लियर है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट हमने इसको डिफाइन करने की कोशिश की। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगर हम बात करें, ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, इसके अकॉर्डिंग आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वाल्टर गिलबर्ट ने इन 1986 में से दिया था। ये 3 प्रोसेस में रोल प्ले करता है, जिसको एज एविडेंस ये बना के दिखाया जाता है कि हाँ, ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक मटेरियल की तरह रोल प्ले करता था। मेटाबॉलिक ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग। जेनेटिक प्रॉपर्टी अगर बात करें, जो ये एविडेंस प्रूव करते हैं कि हाँ वाकई में जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहा होगा, तो एक तो रेप्लिकेट कर पाए, रेप्लिकेशन के अलावा और क्या, ये एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर पाए, तीसरा आपको कैटालिटिक की तरह वर्क कर पाए, मतलब कि ये किसी के साथ रिएक्ट कर पाए। उसका रिएक्शन का सबसे बड़ी वजह ये है कि ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कंपोजिशन की बात करें तो पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फास्फोरिक एसिड, ये जो 3 कंपोजिशन जो कि डीएनए में था। अगर हम इनकी बात करें तो राइबोज शुगर इसमें पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोज नहीं होगा। साथ ही साथ नाइट्रोजन बेसिस में 2 होंगे, प्यूरिन पायरिमिडीन। प्यूरिन की बात करेंगे तो क्या क्या रहेगा आपका, एडेनिन ग्वाइमिन, और पायरिमिडीन की बात करेंगे साइटोसिन थायमिन। ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, राइट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा डिफरेंस क्या है इस शुगर और इस शुगर में, तो इसमें क्या है, राइबोज वाले में यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रॉपर रहता है कार्बन नंबर 2 पे, और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, इसीलिए इसको डीऑक्सी बोलते हैं, तो इसकी जरूरत हमें है नहीं। इसके बाद फास्फोरिक एसिड H3PO4 इसका फार्मूला होता है, आपको पता है। इसके बाद अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए के स्ट्रक्चर में, सॉरी आरएनए के स्ट्रक्चर में 3 चीज़ से मिलकर बना, आपको पता है, ये है पेंटोस, ये है नाइट्रोजन बेसिस, और ये फास्फोरिक एसिड। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जब ये केवल 2 मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक एसिड के साथ बाइंड होकर के क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड, और पेंटोस और बेस पेयर न्यूक्लियोसाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड, 1 2 3, ये तीनों मिला करके कई सारे न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड आर फॉर्म्ड
आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इनकी बॉन्डिंग की अगर बात करें तो हमने बोला था कि प्यूरिन 1,9 से बाइंड होता है, कार्बन 1 और नाइट्रोजन 9। और अगर हम बात करें पायरिमिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल, तो ये बाइंड होते हैं 1 और 1, मतलब कार्बन का भी 1, नाइट्रोजन का भी 1। फास्फोरिक एसिड और पेंटोस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सॉरी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और पेंटोस और नाइट्रोजन बेसिस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब चूंकि ये डबल स्टैंडर्ड होता नहीं तो होता अगर, तो ये क्या कर लेता, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता। लेकिन याद रखिएगा जब टी आर का आप स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो टी आर फोल्ड होकर के क्या कर लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। बाकी जनरली आरएनए क्या होता है, डबल नहीं होता, वो कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद, अनस्टेबल होने की वजह से फोल्ड होने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो टी आरएनए का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये टी शेप है, वो मैसेज करता था इसलिए मैसेजर आरएनए, और वो राइबोसोम्स कलेक्ट करता था इसलिए आरआरएनए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आरआरएनए का 80% टोटल जेनेटिक मटेरियल का, एमआरएनए 3.5% और टीआरएनए 15%। ये राइबोसोम्स को ट्रांसफर करेगा, राइबोसोम्स को कंटेन करेगा, ये राइबोसोम्स जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का रोल करेगा और वो मैसेज करने का। आई होप कि इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।